नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार एक एंशियंट इंडियन वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं चक्रवर्ती। एक होता है आम राजा और उससे थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे कहा जाता है महाराजा। लेकिन चक्रवर्ती एक सुप्रीम शासक या सम्राट होता है जो कई राज्यों को एक साथ लाता है और उसके अंडर कई राजा महाराजा भी आ जाते हैं। चक्रवर्ती राजा का अर्थ है यूनिवर्सल मोनार्क। यह एंशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल टाइटल है जिसका राज्य पूरी पृथ्वी या नोन वर्ल्ड तक फैला होता था। और वैसे भी चक्रवर्ती का सीधा अर्थ है जो पहिया घुमाता है, मतलब जिस एम्परर के रथ के पहिए बिना किसी रुकावट के धरती पर हर जगह घूम सके। ऋषभ देव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। विक्रमादित्य के पिता राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। महाभविष्य पुराण में वर्णित है कि महान राजा विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्षों के बाद यक्षों के लोक या कह लो स्वर्गलोक से धरती पर धर्म का राज चलाने के लिए हुआ था। महाभविष्य पुराण का एक श्लोक कहता है, शिव की कृपा और आज्ञा से गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक सम्राट के रूप में शासन किया। उनके पुत्र महाराजा देवभक्त ने 10 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद एक युद्ध में क्रूर शकों के हाथों अपनी जान गंवाई। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म पृथ्वी पर परमार वंश के महान राजा गंधर्व सेन के घर हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य अग्निवंशी थे और विक्रमादित्य का नाम बचपन में विक्रम सेन था, फिर बाद में उनके पिता ने उनका नाम विक्रमादित्य रखा था। 5 वर्ष की आयु में विक्रमादित्य वन में जाकर 12 वर्षों तक तपस्या की। ज्ञान प्राप्त करके वो पवित्र नगरी अम्बावती यानी कि आजकल का उज्जैन पहुंचे और उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य बहुत विशाल और अनपैरेलल्ड था। घने जंगलों से लेकर विशाल नदियों तक उनका शासन हर जगह फैला हुआ था। उनके साम्राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे। महाभविष्य पुराण के अनुसार भारत में महाराजा विक्रमादित्य के साम्राज्य की सीमाएं वेस्ट में सिंधु या इंडस रिवर, उत्तर में बद्रीनाथ, ईस्ट में कपिलावस्तु और साउथ में रामेश्वरम तक फैली हुई थी। इसके अलावा भारत के रिसर्चर्स इससे बियॉन्ड भी बताते हैं, यानी कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, मतलब आधे से ज्यादा ग्लोब। विक्रमी संवत एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है। यह राजा विक्रमादित्य के सम्मान में ही शुरू किया गया था। विक्रम संवत कैलेंडर का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर 57 ईसा पूर्व में रखा गया है ताकि उज्जैन पर हमला करने वाले शकों पर उनकी जीत को याद रखा जा सके। राजा विक्रमादित्य के बारे में कई लोक कथाएं, कहानियां और कविताएं लिखी गई हैं। उनके शासनकाल को अक्सर भारतीय इतिहास के गोल्डन पीरियड के बेंचमार्क में देखा जाता है। इस डायनेस्टी की कैपिटल शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी में थी, जहां हर 12 साल में हिंदुओं का कुंभ मेला लगता। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली 200 किलोमीटर लंबी एक पवित्र नदी है जिसे मालवा की गंगा भी माना जाता है। इंदौर के पास विंध्या रेंज से निकलने वाली यह नदी हिंदुओं के एक मेजर तीर्थ स्थल उज्जैन से होकर बहती है और अंत में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। तो दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट गंधर्व सेन के असल में 2 पुत्र थे। एक थे विक्रमादित्य और दूसरे थे भर्तहरि। विक्रमादित्य भर्तहरि से उम्र में छोटे थे। विक्रम की माता का नाम सौभाग्य दर्शना था, उन्हें वीरमती भी कहते थे। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावती कहते थे। राजा विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थी, माल्यावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्लेमा देवी। राजा विक्रमादित्य के 2 बेटे थे। पहले का नाम था विक्रमचरित और दूसरे का नाम था विनयपाल। और 2 बेटियां थी उनकी, एक का नाम था विद्योत्मा और दूसरा का नाम था वसुंधरा। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि का शासन था। जाहिर सी बात है, भर्तहरि उम्र में बड़े थे। भर्तहरि के शासन काल में शकों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया और भर्तहरि से उन्हें संभाल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों में भर्तहरि के साथ एक और बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। उसकी महारानी ने उसे धोखा दे दिया और जब भर्तहरि को पता चला कि उनकी महारानी एक दुराचारी है तो उन्हें अचानक से वैराग जाग गया। वो बहुत दुखी हो गए और आखिर भर्तहरि ने राज्य का त्याग किया।
गोरखनाथ हजारों सालों से पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी से चले जाते हैं और आखिर भर्तहरि भी गोरखनाथ के साथ ही हिमालय की पर्वतों में हमेशा के लिए चले गए। तो अब राज्य भर्तहरि ने विक्रमसेन को दे दिया और सम्राट विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने 57 बीसी में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। शकों को मार मार के उन्होंने बैक्ट्रिया तक भगा दिया। सर अलेक्जेंडर कनिंगम बंगाल इंजीनियर ग्रुप में ब्रिटिश सेना के एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी किताब बुक ऑन इंडियन एराज में अल बैरूनी का हवाला देते हुए लिखा है, शक उस राजा का नाम था जिसने सिंधु नदी और समुद्र के बीच स्थित देश पर शासन किया था। विक्रमादित्य ने उसके खिलाफ चढ़ाई की और मुल्तान और लूनी किले के बीच कोरूर के पास उनमें बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिर शक मारा गया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की यहीं से शुरुआत करी थी और अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। विश्व की सबसे पहली शक्तिशाली सेना बनाई और एक छत्र शासन कायम कर दिया। सामंत राजाओं से टैक्स लिया। सम्राट के तौर पर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा दूसरे राज्यों के इलाकों में भेज दिया जाता था। जिन लोगों ने उन्हें सम्राट के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने घोड़े को बिना किसी लड़ाई के आगे बढ़ने दिया, नहीं तो युद्ध होता था। और जाहिर सी बात है, हर युद्ध में विक्रमादित्य की ही विजय होती थी। सम्राट विक्रमादित्य ने नेपाल की यात्रा की, जहां ठकुरी वंश के राजा अंशुवर्मन ने इनसे सामंत का दर्जा प्राप्त किया। उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपने नवरत्न की उपाधि दी। नवरत्नों को रखने की परंपरा महान राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया। नवरत्नों में से एक कालिदास ने अपनी ज्योतिष की रचना ज्योतिर्विद्याभरण में उनके नामों का जिक्र किया है। तो उनका सबसे पहला और फेमस नवरत्न था धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदा के महान फिजिशियन और सर्जन माने जाते हैं। षणपक एक ज्योतिषी और फिलोसोफर जो लॉजिक और ज्योतिष विद्या के महान ज्ञाता थे। अमर सिंह संस्कृत के ग्रामर रिसर्चर और डिक्शनरी के क्रिएटर, जो अपने शब्दकोश अमरकोश के लिए प्रसिद्ध हैं। शंकु आर्किटेक्चरल साइंसेज और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट या एक महान शिल्प शास्त्री। बेताल भट्ट स्कॉलर, जो अपनी हाजिर जवाबी, पॉलिटिकल काउंसिल और मंत्र तंत्र या जादू टोना एक्सपर्ट माना जाता था। घट खरपर, उन्हें शॉर्ट पोएम्स और वर्सेस रचने वाले कवि के तौर पर जाना जाता है। कालिदास, उन्हें संस्कृत के सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। उन्होंने फेमस बुक्स शकुंतला और मेघदूत की रचना की है। वराहमिहिर एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर। वररुचि एक जाने माने व्याकरण विशेषज्ञ। कालिदास ने अपनी रचनाओं में बताया है कि राजा विक्रमादित्य के अधीन 800 सामंत राजा, 1 करोड़ स्पेशल फोर्स, 16 महान विद्वान, 16 कुशल डॉक्टर्स, 16 भाट, 16 वैदिक ज्ञान के विद्वान थे। उनकी नॉर्मल सेना लगातार 18 छोटे ज्योतिष योजन बताई जाती है, यानी कि एक योजन 5 मील का होता है। 90 मील तक उनकी सेना फैल जाती थी। 3 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ वाहन, 24,300 हाथी, 4 लाख समुद्री जहाज। बाप रे। तो आजकल जो दुनिया में लड़ाइयों का हाल है, मुझे लगता है भारत के पॉलिटिशियंस को इससे जरूर सीखना चाहिए। कालिदास कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के रोजाना चारों वर्णों के लोगों को मोती, सोना, रतन, गाय, हाथी और घोड़े दान करते थे, इसलिए उन्हें स्वर्णानंद कहा जाता था। कल्हण द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ राज तरंगणी में बताया गया है कि कश्मीर के राजा हिरण्य की मृत्यु हो जाने पर, जब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कश्मीर के राजा के मिनिस्टर्स ने अपने ओवरलॉर्ड महाराजा विक्रमादित्य को संदेश भेजकर एक शासक चूज करने को कहा। तब दरबार के विद्वान कवि मातृगुप्त को महाराजा विक्रमादित्य ने अपने अधीन कश्मीर की राजगद्दी पर बिठाया। मातृगुप्त ने अपने फेवरेट राजा विक्रमादित्य की मृत्यु की खबर सुनकर सिंहासन त्याग दिया और बाद में बनारस के आध्यात्मिक सन्यासी बन गए। और दोस्तों, अयोध्या से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी है। अयोध्या में एक कथा प्रचलित है कि सदियों तक खोई रहने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या शहर को फिर से खोजा था। उनकी मुलाकात प्रयाग से हुई, जिन्हें तीर्थों का राजा माना जाता है। प्रयाग के मार्गदर्शन पे विक्रमादित्य ने उस जगह की पहचान कर ली, लेकिन बाद में वे उसकी सही जगह भूल गए। एक योगी ने उन्हें सलाह दी कि वे गाय और बछड़े को खुला छोड़ दें। जिस जगह पर गाय के थन से दूध खुद ब खुद बहने लगे, वहीं अयोध्या स्थित होगी। इस सलाह का पालन करते हुए महाराजा विक्रमादित्य प्राचीन अयोध्या की जगह को फिर से खोजने में सफल रहे। प्राइवेट कलेक्टर को एक प्राचीन गोल्डन कॉइन शिप्रा नदी के किनारे मिला था
और वह इसे ऑथेंटिकेशन के लिए शोध पीठ ले आया। रिसर्चर्स ने बताया कि यह सिक्का उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन गया। पुराणों के अनुसार हर सिद्धि माता का मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। माता सती को जब महादेव संपूर्ण विश्व में लेकर भ्रमण कर रहे थे तो शिव जी का माता सती से मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। उससे माता सती के अंग अलग अलग जगहों पे गिरे और उन जगहों को शक्ति पीठ कहा जाता है, जिनमें से एक है माता हर सिद्धि। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की कोहली गिरी थी। विक्रमादित्य हमेशा उनकी आराधना में लगे रहते थे। राजा 12 साल में एक बार माता हर सिद्धि के चरणों में अपना सिर काटकर अर्पित कर देते थे। ऐसा उन्होंने 11 बार किया, लेकिन हर बार देवी उनके मस्तक को दोबारा से जोड़ देती थी। लेकिन जब 12वीं बार राजा अपना सिर माता के चरणों में अर्पित करने गए तो वह दोबारा नहीं जुड़ सका। राजा विक्रमादित्य का दोबारा सिर न जुड़ने का कारण यह था कि उनके जीवन के अंत का समय आ चुका था। 12वीं बार सिर काटने पर उनका जीवन समाप्त हो गया। आज भी हरसिद्धि देवी के मंदिर में 11 सिंदूर लगे मुंड स्थापित हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सभी राजा विक्रमादित्य के माता को अर्पित किए हुए मुंड हैं। तो दोस्तों, विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक भारत की महान विरासत है। भारत में राजा विक्रमादित्य की कहानी आज भी पूरी तरह से रेलेवेंट है। अगर आपको भारत के इतिहास के महान राजाओं और कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।